शहबाज शरीफ से अपनी तंबी नहीं संभाली जा रही। अगर यही हुकूमत मेरिट पर आई होती, इनकी तरफ से शब खून ना मारा होता, बल्कि इन्होंने क्या शब खून मारना था, इनको तो पकड़ के बिठा दिया। लेकिन इनमें थोड़ी सी तो होनी चाहिए थी कि हमारा मैंडेट है ही नहीं, हम जीते ही नहीं, हमारी इतनी सीटें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इक़्तिदार में आकर बैठ गए। शहबाज शरीफ साहब से मामलात कंट्रोल कतई नहीं हो रहे। पाकिस्तान में सूरत हाल कितनी बिगड़ी हुई है, और ये चले हैं साहब आज़ाद कश्मीर के मामला हल करवाने के लिए, और उसके साथ साथ इनके वज़रा की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। जिस वक्त हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस में एक इजलास तलब किया है, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को किस तरह से लाया गया? इमरान खान की हुकूमत बिल्कुल स्मूथली चल रही थी, पंजाब में भी, KPK में भी, आज़ाद कश्मीर में भी, मरकज़ में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी, लेकिन किसी को पंगा आ गया, उनको घर भिजवा दिया गया। और उसके बाद अगर बंदे के पुत्र पाकिस्तान में आ जाते, इक़्तिदार में आ जाते, तो कुछ ना कुछ बेहतर हो जाता। इमरान खान को निकाला गया था, तो कम अज़ कम इमरान खान की सलाहियत जितना बंदा तो आना चाहिए था, बल्कि तो उससे ज़्यादा सलाहियत और महारत वाला बंदा होता तो पाकिस्तान के मामलात हल हो जाते। शहबाज शरीफ को ला के बैठा दिया गया, और उन्होंने जो कुछ उनसे जितनी जोगे वो हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन उनके ज़ोर की एक हद है, लेकिन ये मामला उनके ज़ोर से कहीं ज़्यादा है। आज़ाद कश्मीर के हवाले से कहा जा रहा है ब्लैकमेल नहीं होंगे। ऐसा कहने वालों के ऊपर आप 2 अल्फाज भेज दें कि आप उनके मसले हल करें, जो भी वो चाहते हैं कश्मीर के लोग उनको आप दे दें, क्योंकि वो ऐसा कोई मुतालबा नहीं कर रहे जो हुकूमत पूरा ना कर सकती हो, आसानी के साथ पूरा कर सकती। छोटा सा खिता है, थोड़े से लोग हैं, उनको अकामोडेट करने में, एडजस्ट करने में मामला क्या है, मसला क्या है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से फिर एक बयान दागा गया है कि गंदम की खरीदारी की जाएगी, पंजाब से गंदम की खरीदारी की जाएगी। आज से कई रोज़ पहले, कई हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया था कि गंदम का एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने शायद फिर एक दाना खरीद लिया। तो किसान, ज़मींदार, काश्तकार उसी तरह से परेशान हैं, रुल रहे हैं। ये गंदम का बहरान पंजाब में इनको ले डूबेगा यकीनी तौर पर, क्योंकि जिस तरह से गंदम बरामद की गई, जिस तरह से काकड़ साहब बयान दे रहे हैं, और बगैर ज़रूरत के इतनी ज़्यादा गंदम बरामद कर ली गई, उसमें काकड़ का नाम आता है। इस हुकूमत का भी, इस हुकूमत के बारे में भी कहा जाता है कि इन्होंने भी 80-90 अरब रुपए की गंदम बरामद की है। तो ये हुकूमत हो सकता है कि गंदम के बोझ तले दबकर ही जाती रहे। बहरहाल यहाँ पे भी गंदम का मसला है, किसानों से गंदम नहीं खरीदी जा रही। और उधर सिंध में एक और मामला भी सामने आया है। BBC की एक रिपोर्ट है, सहर बलोच ने ये रिपोर्ट आज ही जारी की है। उसमें कहा गया है कि किस तरह से 2022 के सैलाब के दौरान 4000 मीट्रिक टन गंदम चोरी की गई, उसको कहाँ पे बेचा गया, क्या कुछ उसके साथ किया गया। 2022 में मुराद अली शाह साहब की हुकूमत थी, और उसके बाद ये मामला चलता रहा 2024 तक। और उसके बाद कौन आए? मकबूल बाकर साहब निगरान वज़ीर आला थे, उनके वज़रा की तरफ से भी क्या इसमें कोई घपले किए गए, और उसके बाद फिर मुराद अली शाह साहब आ गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4000 मीट्रिक टन, एक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, 4000 मीट्रिक टन किस तरह से गंदम खराब की गई। और इससे पहले ऐसा भी होता रहा कि सिंध में ही मुराद अली शाह की हुकूमत के दौरान कहा गया कि इतने लाख टन गंदम ज़ाया हो गई, ख़राब हो गई, चूहे खा गए, तो पता नहीं उसका चला गया कहाँ गई। मिट्टी की बोरियां भरकर वहाँ पे रख दी गई, असल गंदम उठा के बेच दी गई। और अब भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। आपके सामने रखते हैं BBC की रिपोर्ट के किस तरह से वहाँ से गंदम चोरी की गई। इसके बाद हम एक छोटी सी रिपोर्ट और भी रखेंगे। एक तो BBC की रिपोर्ट है सहर बलोच की, जिसमें उन्होंने एक एक चीज़ की निशानदेही की है कि कैसे ये सारा कुछ हुआ। ये जो 4000 मीट्रिक टन गंदम वहाँ से चोरी की गई है, तो क्या ये मुराद अली शाह और ब्यूरोक्रेट खा गए? तो क्या इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी को भी कुछ हिस्सा मिला है? लेकिन सहर बलोच की तरफ से ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, क्योंकि उन्होंने सिंध में रहना है। बहरहाल उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके ये रिपोर्ट तैयार की है, वो मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ। तो उससे होशरुबा रिपोर्ट, जिससे पता चलेगा कि सिंध में क्या हो रहा है, गंदम की किस तरह से खुर्द बुर्द की जा रही है, किस तरह से चोरी की जा रही है, किस तरह से उसमें बजरी मिलाई गई, मिट्टी मिलाई गई, और उसको आम दुकानदारों को बेचा गया, और पाकिस्तान से बाहर भी स्मगल किया गया। आइए ज़रा मुलाहिजा कीजिए BBC की आज ही जारी होने वाली रिपोर्ट। 2022 के दौरान पाकिस्तान के सूबा सिंध में एक तबाहकुन सैलाब आया था। दीगर सूबों में भी सैलाब तो आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा तबाही सिंध में हुई थी, जिसके बाद सूबे में गंदम की पैदावार में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई। और इस कमी को पूरा करने के लिए कई लाख टन गंदम
درآمد کی گئی تھی۔ اس سیلاب کے بعد سندھ کے 4 شہروں میں خاص طور پر گندم کی کمی رپورٹ کی گئی، تاہم سندھ کے محکمہ خوراک کی ایک حالیہ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں واقع سرکاری گوداموں سے 2022 سے 2024 کے دوران تقریباً 4000 ٹن گندم چوری ہوئی۔ یہ دورانیہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور اس کے بعد پھر مقبول باقر نگران وزیر اعلیٰ اور اس کے بعد پھر نئی حکومت ایک بار پھر مراد علی شاہ۔ BBC کو دستیاب اس رپورٹ کے مطابق کروڑوں روپے مالیت کی گندم کی یہ چوری محکمہ خوراک سندھ کے عملے کی ملی بھگت سے انجام پائی تھی۔ وزارت داخلہ سندھ نے 8 اپریل کو سمگلنگ اور خراب گندم مارکیٹ میں فروخت کرنے کے الزام میں ملوث 12 صوبائی افسران کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ادھر صوبائی وزیر برائے خوراک جام خان شورو نے BBC کو بتایا کہ مذکورہ رپورٹ اب بھی ان تک نہیں پہنچی اور جیسے یہ دستیاب ہوگی تو وہ اس پر انکوائری آرڈر کر کے ذمہ داروں کو سزائیں دلوائیں گے۔ اس معاملے کی ابتدا 2022 میں اس وقت ہوئی جب صوبہ سندھ کے متعدد شہر سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ سندھ کے جن 4 مختلف شہروں میں 2022 سے 2023 تک گندم کی شدید کمی رپورٹ ہوئی، ان میں شہید، بے نظیر آباد، حیدرآباد، سکھر اور لاڑکانہ شامل ہیں۔ جب محکمہ خوراک سندھ نے اس معاملے پر انکوائری کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ گندم کی اس بڑی مقدار میں چوری میں محکمہ خوراک کے افسران ہی ملوث ہیں۔ 2022 میں آنے والے سیلاب سے وسیع پیمانے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئی تھیں۔ محکمہ خوراک سندھ کے افسران اس لیک ہونے والی رپورٹ کی تصدیق کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ یہ گندم نہ صرف چوری کی گئی بلکہ بعد ازاں سے خراب ظاہر کر کے مارکیٹ میں مہنگے داموں بیچا بھی گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کے افغانستان سے متصل علاقے چمن میں موجود ایک سرکاری افسر نے دعویٰ کیا کہ سندھ سے چوری ہونے والی گندم کی بوریاں بلوچستان کے سمگلنگ روٹس سے ہوتے ہوئے افغانستان بھی پہنچائی گئی ہیں۔ اب پہلے کچھ سوالوں کے جواب جان لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ سکے کہ اتنی بڑی مقدار میں گندم کب اور کہاں سے چوری کی گئی اور اسے مارکیٹ میں کس طرح بیچا گیا۔ اسی بات کی جانچ لگانے کے لیے ہم نے سندھ کے شہر حیدرآباد کا رخ کیا۔ یہ BBC کے نمائندے کی طرف سے کہا گیا ہے جس نے یہ خبر فائل کی ہے اور یہ آج جاری بھی ہوئی ہے۔ وہاں موجود محکمہ خوراک سندھ کے 2 افسران نے اپنا نام اور عہدہ ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 4000 ٹن گندم تقریباً 3,79,000 بوریاں بنتی ہیں۔ گندم کو سرکاری گوداموں سے نکالنے کے لیے ادارے کے افسران نے 2022 میں سندھ میں آنے والے سیلاب کا بہانہ بنایا اور گندم کو محفوظ مقام پر پہنچانے کے جھوٹے دعوے کیے گئے۔ اس گندم کو خراب ثابت کرنے کے لیے اس کی ایک سے دوسری جگہ منتقلی کے دوران گندم کی بوریوں پر مٹی اور بجری ڈالی گئی۔ ان میں سے کچھ بوریاں پرائیویٹ گوداموں میں پہنچائی گئیں جہاں یہ اگلے 2 سال تک پڑی رہیں، جبکہ دیگر بوریوں کو 2 سال بعد بجری اور مٹی کی ملاوٹ سمیت مارکیٹ میں بیچ دیا گیا۔ اس بات کی تصدیق سندھ محکمہ خوراک کے ایک اور افسر نے کرتے ہوئے بتایا کہ ان 3 لاکھ بوریوں میں سے بیچی جانے والی گندم جانوروں اور انسانوں کے کھانے کے لائق نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں بیچ دیا گیا۔ یہ بات تفتیشی ٹیم سے چھپائی گئی کہ گوداموں سے بعد میں ملنے والی گندم دراصل کتنی خراب تھی۔ محکمہ خوراک سندھ کے افسران ہوں یا کراچی کے کاروباری حلقے، سب اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ چوری شدہ گندم بلوچستان کے راستے افغانستان بھی پہنچائی گئی ہے۔ اس بات کی تصدیق بلوچستان کے علاقے چمن میں موجود ایک افسر نے بھی کی اور بتایا کہ پچھلے 1.5 سال میں سندھ کے مختلف گوداموں سے کراچی پہنچنے والی گندم لیاری کے راستے بلوچستان اور پھر وہاں سے افغانستان پہنچائی گئی۔ افغانستان تک پاکستانی اشیاء خورد و نوش، خاص طور پر گندم اور چینی کی سمگلنگ کا کام اب بھی جاری ہے۔ کراچی میں موجود ایک صحافی نے بتایا کہ اب بھی شہر میں سب سے بڑا گوڈز ٹرانسپورٹ کا کام لیاری سے ہوتا ہے۔ یہاں سے گندم 5,000 روپے فی بوری اور چینی 3,000 روپے فی بوری فی پیکٹ کے حساب سے ٹرکوں میں بھری جاتی ہے، جس کے بعد یہ بلوچستان کے جنوبی علاقوں جیسا کہ جیونی، گوادر، تربت اور مند بلو تک پہنچائی جاتی ہے۔ وہاں سے کوئٹہ تک کا سفر بھی کیا جاتا ہے، جدھر پہنچنے کے بعد یہ چمن کے راستے یا کسی بھی عام ٹریڈ روٹ کے راستے افغانستان پہنچائی جاتی ہے۔ حیدرآباد آٹا چکی ایسوسی ایشن کے صدر حاجی محمد میمن نے بتایا کہ اس نوعیت کی چوری اور اس کے نتیجے میں ہونے والی سمگلنگ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عام عوام کو زیادہ پیسے
भर कर आटा खरीदना पड़ता है। पिछले 4 सालों से आटा लगातार महंगा होता रहा है। उन्होंने कहा कि हम जैसे चक्की मालकान 5500 रुपये में गवर्नमेंट से आटा ख़रीदते हैं, अब यही रेट 10,000 रुपये तक पहुंच गया है, तो क्यों असर नहीं पड़ता? चोरी का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हैदराबाद में फ्लोर मिल के मालिक खुरम लोधी ने बताया कि गंदम चोरी होने की सूरत में हमारे पास इसकी सप्लाई कम आती है, जिसके नतीजे में हमें सरकार से मदद लेना पड़ती है। मेरे पास इस वक्त 300 बोरियां गंदम की मौजूद हैं और एक बोरी में 100 किलो गंदम है, लेकिन खुदा न खास अगर सरकार की मदद लेनी पड़ जाए तो वो सिर्फ 300 किलोग्राम गंदम लाकर गुजारा करने को कह देते हैं। आखिर में BBC की रिपोर्ट में बताया गया है कि गंदम को कैसे बचाया जाए। अब ये सवाल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पहले से ही गंदम का हर दूसरे साल मसला पैदा होता है, वहाँ गंदम की चोरी जैसे वाक़यात को कैसे रोका जाए? महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत सिंध ने इस साल गंदम की ख़रीदारी का हदफ 9 लाख टन मुकर्रर किया है, जिसकी ख़रीदारी 20 मार्च से शुरू कर दी गई है। सूबे भर में गंदम की ख़रीदारी के लिए 363 मराकज़ कायम होना मतवक्को है, जबकि महकमा खुराक के मुताबिक हुकूमत सिंध ने इस साल गंदम की सरकारी कीमत 4,000 रुपये फी मन मुकर्रर की है। मिल मालकान कहते हैं कि हुकूमत सिंध हर साल गंदम की ख़रीदारी का हदफ 14 लाख रखती है, लेकिन आखिरकार तकरीबन 8 या 9 लाख तक ही प्रोड्यूस कर पाती है। सूबाई वज़ीर खुराक जान खान शोरो ने BBC को बताया कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला खुले गोदामों का है, जहां से अक्सर गंदम के ख़राब होने की खबर आती है। हमारे पास बंद गोदामों की गुंजाइश 7 लाख टन है, जबकि इसके अलावा जो भी प्रोड्यूस होती है वो खुले गोदामों में रखी जाती है। लेकिन जब इनसे अदारे के अंदर से गंदम की चोरी के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने लीक रिपोर्ट के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ये ज़रूर हुआ था कि 2022 के सैलाब के बाद हमारे अफसरान ने खबर की थी कि गंदम ख़राब हुई है। उन्होंने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे पास सहूलियात इस किस्म की नहीं जो गंदम स्टोर करने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो हमारी गंदम वैसे भी ख़राब होती है क्योंकि हमारे पास सहूलियात नहीं हैं। वो बेहतर की जाएँ तो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जब सैलाब के दौरान गंदम के ख़राब होने की खबर वज़ीर आला मुराद अली शाह तक पहुंची तो उन्होंने 2 कमेटियां कायम कर दी। एक कमेटी वो थी जिसे गंदम के ख़राब होने की तफ्तीश करनी थी और दूसरी वो जिसे ख़राब गंदम की नीलामी का काम करना था। उन्होंने कहा कि ये लीक होने वाली रिपोर्ट गालिबन वही है जो कमेटी को पेश करनी थी। इस पर जो भी तहकीकात होंगी इस पर अमल करते हुए मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। गुज़श्ता साल 2023 में भी गंदम चोरी होने के वाक़या सामने आए थे। सरकारी गोदामों से गंदम गायब होने के मामले पर 8 फूड इंस्पेक्टर और सुपरवाइज़र ने बहती गंगा में खूब हाथ साफ़ किए थे। बेनज़ीराबाद सरकारी गोदामों में सबसे ज़्यादा गंदम गायब हुई थी। जिन सरकारी अफसरान पर इल्ज़ामात हैं उनमें इंस्पेक्टर ग़ुलाम अली ख़ास खैली पर 13,696 मीट्रिक टन गंदम गायब करने का इल्ज़ाम है। फूड सुपरवाइज़र अली नवाज़ ने 3,000 मीट्रिक टन से ज़ायद और फूड इंस्पेक्टर कमर मेमन ने 2325 मीट्रिक टन गंदम का घपला किया था। फूड इंस्पेक्टर बदर अली केरियो 4,000 मीट्रिक टन गंदम और फूड सुपरवाइज़र गिदा हुसैन पर 1,500 मीट्रिक टन गंदम गायब करने का इल्ज़ाम है। फूड इंस्पेक्टर शाह मीर सुलंगी पर सरकारी गोदाम से 1,386 मीट्रिक टन गंदम गायब करने का इल्ज़ाम था, लेकिन इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अगर इंक्वायरी हुई तो इनको नहीं पकड़ा गया। तो आपके सामने BBC की सहर बलोच की रिपोर्ट रख दी। उसके अलावा जो दीगर खबरें थी आखिर में वो भी आपके सामने रख दी कि किस तरह से वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान वो गंदम चोरी करके बेचते रहे, लेकिन उनका आज तक कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। तो सिंध में कौन से लोग बैठे हुए हैं? मुराद अली शाह बैठे हुए हैं, शर्जील मेमन हैं और डॉक्टर आसम हैं। जब ऐसे लोग इक़्तिदार में होंगे, हुकूमत में होंगे, तो फिर मुल्क का, सूबे का बेड़ा गर्क नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो आसफ अली जरदारी साहब को, जो ऐसे लोग उनकी खिदमत करते हैं, उनको ही आगे लाया जाता है। तो देखते हैं कि कब तक जरदारी साहब का पेट भर जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।